नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने शीतकालीन यात्रा की सफलता के लिए धामी सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होंगे और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए यात्रियों को GMVN होटलों में 25% रियायत और गद्दी स्थलों पर सुविधाएं और इसके साथ ही होटल, पार्किंग और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जैसे कदम उठाए गए हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ऑल वेदर प्रोजेक्ट्स का विरोध करने वालों का यह जवाब है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी राज्य की आर्थिकी एवं रोजगार को बढ़ाने के लिए लगातार अनेकों कार्य कर रहे हैं और राज्य की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाने वाली चार धाम यात्रा शीतकाल में भी उनके प्रवास स्थलों से उसका शुभारंभ हो, वहां पर यात्रा सुचारू हो, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा केदारनाथ के प्रवास स्थल ऊखीमठ से इसका विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ भी किया गया है और इसके प्रोत्साहन के लिए अब यमुनोत्री के खरसाली से, गंगोत्री के मुखवा से और बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ जोशीमठ से भी यात्रा का और तेज गति के साथ शुभारंभ हो। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी राज्य खबर उधम सिंह नगर से है, जहां कांग्रेस कमेटी ने रुद्रपुर कलेक्टरेट पहुंचकर DM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। पहली मांग तो यही है कि जो भू अध्यादेश लाया जा रहा है उत्तराखंड में, पहले स्पष्टीकरण तो दें वो क्या करना चाहते हैं। फिर दूसरी जो राय लेते हैं, अभी बाजपुर में भी 2 दिन पहले राय ली गई, किसी को बीजेपी के नेताओं को बुलाया गया, बीजेपी की पार्टी के लोगों को बुलाया गया। आपने राय लेनी है जनता के बीच में लीजिए, किसानों के बीच में लीजिए। मैं भी स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे तक सूचित नहीं किया गया, किसी पक्ष के किसी को नहीं सूचित किया गया, किसी किसान को सूचित नहीं किया गया। और दूसरा हम कहते हैं कि कोई भी अगर स्टेट खुशहाल होती है या कंट्री खुशहाल होती है, हम एक तो ये कहते हैं कि बाहर का बिजनेसमैन यहाँ आए, पैसा लगाए। अभी भू अध्यादेश चालू भी नहीं हुआ, लागू भी नहीं हुआ, अभी ब्रेकें लगी सबकी, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर जब तक ये स्पष्ट नहीं करने देते क्या करना चाहते हैं, कोई भी लगाने को तैयार नहीं। देखिए, आज हमारे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाडी जी के नेतृत्व में किसानों की बात को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं, उनको एक ज्ञापन देने आए हैं। जो किसानों के प्रदेश, किसानों के मुद्दे हैं, उन पर ये सरकार बिल्कुल भी कतई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि अन्य प्रदेशों में किसानों के मूल्य और गन्ने का मूल्य हो, फसलों के मूल्य हो, तो वो बहुत अलग है। अगर किसान कांग्रेस यदि इन मुद्दों को हम ज्ञापन लेके पहुंचे, इसमें जैसे कि हमारा गन्ने का मूल्य हमने 500 रुपये निर्धारण की बात की है, बाजपुर के किसानों के जो 20 गांवों का मामला चल रहा है उसके निस्तारण की बात कही है और बिजली के बिलों को माफ करने की बात कही है। देखिए, आज हमारे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाडी जी के नेतृत्व में किसानों की बात को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं, उनको एक ज्ञापन देने आए हैं। जो किसानों के प्रदेश, किसानों के मुद्दे हैं, उन पर ये सरकार बिल्कुल भी कतई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि अन्य प्रदेशों में किसानों के मूल्य और गन्ने का मूल्य हो, फसलों के मूल्य हो, तो वो बहुत अलग है। अगर किसान कांग्रेस यदि इन मुद्दों को हम ज्ञापन लेके पहुंचे, इसमें जैसे कि हमारा गन्ने का मूल्य हमने 500 रुपये निर्धारण की बात की है, बाजपुर के किसानों के जो 20 गांवों का मामला चल रहा है उसके निस्तारण की बात कही है और बिजली के बिलों को माफ करने की बात कही है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जसपुर कोतवाली क्षेत्र में एक पंचायत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि गोलियां चल गई। घटना गुरुद्वारे की है, जहां सिख समुदाय के 2 पक्ष पुराने विवाद के निपटारे के लिए जुटे थे। बातचीत के दौरान कहासुनी और मारपीट हुई, जिसके बाद एक पक्ष ने फायरिंग कर दी।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित तहरीर पर 5 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौते को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। ये विगत दिवस दो पक्ष थे, एक ही समुदाय के हैं। एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच में किसी चीज के लेकर समझौते की कार्रवाई चल रही थी आपस में उनके। तो एक पक्ष ने, जैसा कि एफआईआर में बताया गया है, समझौते का दबाव बनाया और उनसे हाथापाई करी और गोली भी चलाई है। तो तहरीर हमें प्राप्त हुई, हमने तुरंत उसमें मुकदमा दर्ज किया है और अपराधी 5 के खिलाफ नामजद है एफआईआर, तो उनकी धरपकड़ और तलाश जारी। ये विगत दिवस दो पक्ष थे, एक ही समुदाय के हैं। एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 22 अहम फैसले लिए गए। प्लेन क्षेत्रों में 100 यूनिट और उच्च हिमालयन क्षेत्रों में 200 यूनिट बिजली पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि सब्सिडी का गलत लाभ उठाने वालों से दुगना शुल्क वसूला जाएगा। आवास योजना के तहत आय सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई और उच्च शिक्षा के तहत छात्रों को शैक्षिक भ्रमण की मंजूरी दी गई है। खेल विभाग में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने और परिवहन विभाग को 6 नई बसें देने पर सहमति बनी और इसी के साथ गौवन संरक्षण के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेंटर बनाए जाएंगे। उत्तराखंड आवास नीति, इसको भी माननीय कैबिनेट ने अनुमोदन दिया था, तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसका जो डेफिनेशन है, भारत सरकार ने 3 लाख वार्षिक जो इनकम है उससे नीचे वालों को क्लासिफाई किया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो स्टेट ने उसको 3 लाख के बजाय 5 लाख तक का निर्धारित किया है। और इस पर्टिकुलर पॉलिसी में, चूंकि पूर्व की पॉलिसी में केवल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ही टारगेट किया गया था, इनफैक्ट भारत सरकार की जो पीएमएवाई परियोजना है वो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ही टारगेट किया गया है। जो ट्रांसजेंडर समुदाय के हितों के लिए जो व्यवस्था है, जो अधिनियम है, उसमें एक ट्रांसजेंडर पर्सनल कल्याण बोर्ड के गठन की बात कही गई है। तो वो आज उस बोर्ड के गठन की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। अगला मत ये राजस्व विभाग का मत था। उत्तराखंड रजिस्ट्रार कानूनगो संघ एवं पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक, राजस्व सेवक संघ की जो हड़ताल अवधि थी, उसको उनके उपार्जित अवकाश में परिवर्तन करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। सहकारी समिति निर्वाचन संशोधन नियमावली जो 2024 में बनी हुई थी, उसके तहत महिलाओं को सभी हमारी एमपैक्स है, मल्टी पर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनमें 33% आरक्षण दिया हुआ है। तो इन आरक्षण के चलते ये आवश्यक है उसमें कि ज्यादा से ज्यादा जो भी नई महिलाएं अभी सदस्य बनी है उनको वोटिंग का उसमें अधिकार मिले। वो उसमें एक समस्या ये आ रही थी कि पूर्व की जो नियमावली थी, वो नियमावली ये कहती है कि आपको मतदान का अधिकार तभी प्राप्त होगा जब आप 45 दिन से पहले से 3 साल पहले तक उस कार्यकाल के दौरान आपके द्वारा एक तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन किया होना जरूरी है। खबर देहरादून से है, जहां धामी कैबिनेट ने राज्य खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिससे निर्माण की अड़चन दूर हो गई है। और खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट का आभार जताते हुए कहा कि यह प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज कैबिनेट में माननीय गवर्नर साहब की तरफ से जो विश्वविद्यालय एक्ट पूर्व में विधानसभा से पारित होकर गवर्नर हाउस पहुंचा था, उसमें गवर्नर हाउस की तरफ से कुछ आपत्तियां लगकर वापस विधायी को पहुंचा था और विधायी में पहुंचने के बाद में फिर विभाग के पास पहुंचा और रात मुझे आपको बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है और बात की बेहद खुशी है कि आज उस प्रस्ताव पर, जैसे माननीय गवर्नर साहब के दिशा निर्देश थे, उसमें जो
खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में ट्रैफिक की समस्या लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस समस्या को हल करने के लिए डीएम सवीन बंसल लगातार प्रयासरत हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ट्रैफिक का समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। डीएम बंसल ने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि योजनाओं को जल्द से जल्द लागू किया जा सके। देखिए, इसमें कई फ्रंट्स पे काम किया जा रहा है। एक तो हमारे हार्ट ऑफ द सिटी में जब पार्किंग्स नहीं थी तो 3 जगह पार्किंग्स निकाली गई हैं, काबुल हाउस और 2 ऑटोमेटेड पार्किंग्स इन द कोर ऑफ द सिटी एरिया। सो उससे वी विल हैव अबाउट 700 to 800 व्हीकल स्पेसेस। तो उस पर कार्य ऑलरेडी गतिमान है। सेकेंडली, जो हमारा ISBT वाला जोन है जो काफ़ी कंजेस्टेड रहता है और वहाँ पे ट्रैवलर्स को बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं आवागमन करने में, उसके लिए भी एक माइक्रो प्लान तैयार किया गया है कि हम ओवर जो हमारा फ्लाईओवर है उसमें कैसे हमारे MV एक्ट के प्रावधानों को यूज़ करके खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा के बाद अब प्रदेश सरकार शीतकालीन यात्रा की तैयारियों में जुट गई है। BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि तीर्थन की संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। सरकार और BKTC कार्य योजना एक काम कर रहे हैं ताकि श्रद्धालु शीतकालीन गद्दी स्थलों पर दर्शन कर सके। कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार के गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से जिस तत्परता के साथ में कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के, और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी, तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको गति मिलेगी। और आप जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को और जो असीमित हमारे संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को पूरी तरीके से प्रदेश सरकार परीक्षण कर रही है, उस हिसाब से कार्य योजना अपनी तैयार कर रही है। कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार के गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। हिमाचल, श्रीनगर और उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के चलते नैनीताल में भी ठंड चपेट में है। सुबह शाम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर रहा है, जिससे स्थानीय लोग और सैलानी परेशान हैं। ठंड से बचने के लिए लोग आग और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। नगर पालिका ने अलाव जलाने की व्यवस्था की है और जिलाधिकारी ने प्राप्त लकड़ी का इंतजाम किया है। पालिका के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है 6 अलग अलग स्थानों पर, उसको बढ़ा के हम 10 स्थानों पर कर रहे हैं। इसके अलावा हमने रैन बसेरे की व्यवस्था की है। रैन बसेरे में हमारे पास 8 बेड हैं, उसको बढ़ाकर हम 15 बेड तक करने वाले हैं। इसके अलावा गीजर, हीटर वगैरह सब व्यवस्थाएं वहाँ पर है। लकड़ी की अभी तो हमारे पास कुछ दिनों के लिए व्यवस्था है। इसके अलावा हम कल और लकड़ियाँ हमको प्राप्त होने वाली है, गर्म पानी क्षेत्र से लेकर आने वाले हैं। बाकी वन विभाग से संपर्क चल रहा है। और यहाँ नैनीताल में इस समय 1 डिग्री टेम्परेचर होने वाला है और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ये जो जगह जगह अलाव जल रही है ना, तो मतलब अगर ये जगह जगह और जलाएंगे ना तो इससे हमें बहुत राहत मिलेगी। थैंक यू। डाउन है, 1 डिग्री हो रहा है। मेरठ के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा डाउन है। और यहाँ पे जब हम मार्केट घूम रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, बट यहाँ पे हमें थोड़ी राहत मिली है आग से। तो जगह जगह अगर ये होंगे तो बहुत अच्छा मिलेगा, रिलीफ मिलेगा इस चीज़ से। काफ़ी ठंड इससे दबती है। डाउन है, 1 डिग्री हो रहा है। मेरठ के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा डाउन है। और यहाँ पे जब हम मार्केट घूम रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, बट यहाँ पे हमें थोड़ी राहत मिली है आग से। तो जगह जगह अगर ये होंगे तो बहुत अच्छा मिलेगा, रिलीफ मिलेगा इस चीज़ से। काफ़ी ठंड इससे दबती है। डाउन है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जनपद में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में एक गंभीर दुर्घटना में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से परिजन उन्हें निजी अस्पतालों में ले गए हैं। कार के एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के कारण ये घटना हुई है, जिसमें 6 लोग थे कार में
जो कि मृत्यु हो गई है, और बाकी 4 की थोड़ा ठीक है और उनका उपचार चल रहा है। कारण अगर सोचें तो शायद ये ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे टकरा के गिरना, शायद वो देख ना पाए ट्रैक्टर ट्रॉली, इस कारण। ठंड जिस तरीके से बढ़ रही है, कोहरा बढ़ा है, क्या अपील करेंगे दूसरे ड्राइव किस तरीके से करें, जिस तरीके की घटनाएं बढ़ रही है, इस पर क्या रिफ्लेक्टर्स और इनके बारे में हमने काफ़ी पहले भी जागरूकता अभियान भी चलाया है। यही है खासकर ट्रैक्टर ट्रॉली और बड़े ट्रकों से ट्रांसपोर्टर से कि अपने रिफ्लेक्टर और पीछे साइंस लगाएं ताकि ऐसी खबर उधमसिंह नगर से है, जहां उत्तराखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा और सर्द हवाएं दिनचर्या को प्रभावित कर रही हैं, जिससे वाहन चालकों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। पहाड़ों की बर्फबारी से मैदानी इलाकों में तापमान गिर सकता है। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। क्योंकि अभी विंटर्स शुरू हो गए हैं, तो सर्दियों में जो हमें स्पेशली ध्यान रखना है, अपने बच्चों को गर्म कपड़े टाइम से पहना के रखें, कैप ऐप लगा के रखें, ड्राई फ्रूट्स दें बच्चों को, मॉर्निंग में बादाम हो गया या फिर अखरोट, ये सब चीज़ें। और भारी चीज़ें ना खाएं, भारी चीज़ें बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होती हैं, तो जैसे छोले, राजमा, उड़द, ये सब चीज़ें बच्चों को भी नहीं दें और बड़ों को भी थोड़ा हल्का डाइट, क्योंकि जब हमेशा वेदर चेंज होता है तो बॉडी भी उसको एब्जॉर्ब करने में या फिर एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लेती है। और यही चीज़ें हमें ओल्ड एज के साथ भी है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, तो हाइपरटेंशन के मरीजों को भी सबसे ज़्यादा ध्यान विंटर्स में ही रखना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर एकदम से कई बार बढ़ता घटता है सब जब मौसम बदलता है या ज़्यादा जाड़ों में, तो उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हेल्दी खाएं, अच्छे कपड़े पहन के रखें और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखें कि निमोनिया वगैरह उनको नहीं पकड़े। देखिए, जैसा गर्मियों की सब यादें रह गई हैं, पहाड़ों में बर्फ गिर गई है, लोग यहाँ चाय के लिए लाइन लगा बैठे हैं। गर्मियों में ठीक रहती है, लेकिन जाड़ों के हिसाब से जाड़ों में सबसे ज्यादा रहती है। अगर रात दिन में आए हो, रात में आते तो बहुत ज्यादा भीड़ मिलती है आपको, एक चौथाई भीड़ भी नहीं है इस टाइम। देखिए, जैसा कि सब लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है और एक वनों का भी यहाँ पर एक अत्यधिक मात्रा में होने के कारण यहाँ ठंड और क्षेत्रों के मुकाबले ज़्यादा रहती है। आपने देखा कि पिछले 1-2 दिनों में बर्फबारी भी यहाँ पे शुरू हो गई है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में, और तराई के क्षेत्र में भी एक बारिश परसों आपने देखा कि परसों बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ गई है। ठंड बढ़ने की वजह से चाय भी बढ़ गई है, और चाय बढ़ गई है तो उसके साथ साथ लोगों को एहतियात भी बरतना पड़ेगा। सुबह शाम निकलेंगे, ठंड में अपने कपड़ा भी लेना जरूरी है, जैकेट भी खरीदना जरूरी है, और ठंड में जितना कम से कम हो सके सुबह शाम कम निकलें, दोपहर को जब धूप हो तब ज़्यादा निकलें। और ठंड तो बढ़ी गई है, उसका सभी को ध्यान रखना ही पड़ेगा। सुबह जब मैं घर से निकला तो देखा मैंने बाहर निकल के कि मेरे से ज़्यादा आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा कोहरे ने अपना सफ़ेदी पूरी ढक रखी है और आगे तक का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा कोहरा आ चुका है काशीपुर की सड़कों पर। वैसे बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा है ऐसा, और मज़ा भी आ रहा है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।